नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिंवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का जो उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर दिया गया है, ठीक है, हिंदी का पेपर जो जारी किया गया है, मॉडल पेपर यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र भी इसको कहते हैं, जो 2024 में बोर्ड परीक्षा में होने वाला है। बोर्ड ने इसको जारी कर लिया है। इस पेपर को हम आपको सॉल्व करके देंगे, क्योंकि इसी की तरह जो है आगे आपका पैटर्न बनने वाला है। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। कुछ प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो संपूर्ण हिंदी के एमसीक्यू हमने तैयार किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। और क्लास 10th की जो हिंदी व्याकरण है, अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेशन जो चलेगा वो संस्कृत का चलेगा। उसके बाद सामाजिक, और इसी तरीके से हम लगभग सभी पेपर जो बोर्ड द्वारा जो है वो जारी किए गए हैं, उनको आपको विषयवार और यथाक्रम से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहे, नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए बिना स्किप करे इसको देखते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होगा, पूर्णांक 80 नंबर का होगा। अगर निर्देशक की बात करते हैं तो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, आ और बा। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा है यथासंभव क्रमवार लिखे। क्रमवार का, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, इसमें आपको विशेष करके ध्यान देने की बात है। क्रमवार का मतलब होता है कि माना हम प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 1 से संबंधित जितने भी पार्ट हैं, 1 2 3 4, ये क ख ग घ, इन चारों को एक साथ लिखना है। क्रमवार का मतलब ये नहीं कि आपने पहले प्रश्न नंबर 1 किया, फिर प्रश्न नंबर 2 किया, प्रश्न नंबर 3, ये क्रमवार नहीं है। क्रमवार का मतलब आप जो भी प्रश्न लिख रहे हैं, माना पहले आपको प्रश्न नंबर 5 आ रहा, तो उस 5 प्रश्न के जितने भी भाग है, यानी क ख ग घ, तो इसको आपको एक साथ लिखना होगा। ये नहीं कि आपने प्रश्न नंबर 5 का अभी लिखा और फिर प्रश्न नंबर 6 7 किया और उसके बाद आपने खा वाला लिखा, तो उसे क्रमवार नहीं कहते। तो क्रमवार का मतलब ये हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। पहला खंड जो होगा वो इसमें दिया गया है, खंड आ, ठीक है। इसमें एक पैसेज दिया गया, यानी गद्य खंड दिया गया है, इसको पढ़ेंगे, इससे संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे। उससे पहले एक बात करना चाहेंगे, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां अगर आपको पीडीएफ किसी चीज की जाए तो हम पीडीएफ भी इसको प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। 7 नंबर का ये प्रश्न होगा, ठीक है। इसके अंक सामने दिए हुए हैं, अर्थात ये प्रश्न, पहला प्रश्न जो 7 नंबर का है, आपको इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और गहराई एकाग्र होकर पढ़ना है। एक नहीं 2 बार पढ़ना है, ठीक है, तभी जाकर के 7 नंबर का प्रश्न सही हो पाएगा, क्योंकि इसी के अंदर से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन के लिए घोर अभिशाप सिद्ध हो रही है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी बनाने का साधन होनी चाहिए, किंतु वर्तमान शिक्षा में यह गुण नहीं है। आज का सुशिक्षित युवा वर्ग न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं अपने लिए भी दुखदायी बन रहा है। देश में बेरोजगार इंजीनियरों, वकीलों, वैज्ञानिकों व डॉक्टरों की विशाल संख्या देश के लिए अभिशाप बन गई है। शिक्षा ने उसमें सादा जीवन, उच्च विचार और सेवा वृत्ति उत्पन्न नहीं की, अन्यथा वे गांवों को स्वर्ग बनाकर राष्ट्र हित कर पाते और देश की सच्ची सेवा कर पाते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नगरोचित तत्वों की प्रधानता है, जबकि भारत माता ग्रामवासिनी है। ग्राम विकास की योजनाओं को शहरी शिक्षण तत्व कैसे पूरा कर सकते हैं, उल्टा उससे गांव की ओर से विमुखता ही जागृत हुई है। भारत जनतंत्र का उपासक है। यह जीवन शैली भारत में अपनाई है। यह जनता की शिक्षा का माध्यम जनता की भाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा के माध्यम से भारत के नागरिक विदेशी आचार विचार, रहन सहन, जीवन पद्धति, सभ्यताओं व संस्कृति ही ग्रहण करेगा।
हम उपनिषदों और वेदों का आदर इसलिए नहीं करते कि वे हमारे दर्शन ग्रंथ है, ज्ञान के आगार है, अपितु इसलिए करते हैं कि मैक्स मूलर और बुलेवेट्स्की ने इनकी प्रशंसा की है। हम अपने दर्शन ग्रंथों को सुसंस्कृत में नहीं, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़कर गौरवान्वित होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पद्यांश था, गद्यांश था। इसमें प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 2 नंबर का होगा, प्रश्न नंबर 2 2 नंबर का, बाकी 3 जो है वो एक एक नंबर। प्रश्न 1 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन के लिए घोर अभिशाप कैसे सिद्ध हो रही है? तो यहाँ पढ़ेंगे शिक्षा प्रणाली घोर अभिशाप कैसे सिद्ध हो रही है। तो हमने ये देखना है, इसमें आया थे, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन में घोर अभिशाप सिद्ध हो रही है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी बनाने का साधन होनी चाहिए, जो आजकल की शिक्षा नहीं है। ठीक है, यहाँ शिक्षा यहाँ से होगा, ये शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी बनाने का साधन होनी चाहिए, किंतु वर्तमान शिक्षा में यह गुण नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने युवक वर्ग पर क्या प्रभाव डाला है? यानी वर्तमान शिक्षा जो प्रणाली है उसने युवा वर्ग पर क्या प्रभाव डाला है? तो इसको हम पढ़ेंगे। हाँ, ये देखो, इधर है वर्तमान शिक्षा प्रणाली, यहां से होगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नगरोचित तत्वों की प्रधानता है। ठीक है, नगरोचित तत्वों की प्रधानता, जबकि भारत में था ग्रामस नहीं, यानी भारत में गांव अधिक थे पहले, लेकिन अब नगर बन गए, लोग नगर की ओर अग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसको हम यहां पढ़ेंगे। तो ये देखो, भारत का नागरिक विदेशी आचार विचार, रहन सहन, जीवन पद्धति, सभ्यताओं और संस्कृति के ग्रहण करेगा। ये क्या है? ये विदेशी माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, शिक्षा का माध्यम जनता की भाषा ही क्यों होनी चाहिए? शिक्षा का माध्यम जो है वो जनता की भाषा क्यों होनी चाहिए? वो जनता की भाषा इसलिए होनी चाहिए, यहां दिया गया है, देखो, जनता की भाषा का माध्यम जनता की भाषा ही होनी चाहिए, यानी जो लोगों की भाषा है, शिक्षा का माध्यम भी हुई। अब तो शिक्षा प्रणाली में ये आ गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण किया जाए 1 से 5 तक। ठीक है, तो क्योंकि वो उसका आचार विचार को समझ पाएगा। प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? कि उभरता हुआ भारत भी लिख सकते हैं, शिक्षित भारत भी आप लिख सकते हैं, आप क्या है, आप स्वाधीनता से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगेगा कि हाँ ये इस पे ठीक बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय में लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना। ठीक है, अब हमारी जो बोर्ड की कॉपी होती है उस पे लगभग 20 पंक्तियां होती है, एक पंक्ति में 8 से 10 शब्द आते हैं, तो हमने शब्द नहीं गिनने हैं, कम से कम 2 पेज तो हमने भरना ही है। ठीक है, इसमें तो दिया हुआ भी है, 2 टॉपिक दे रखा है, एक हमारी राष्ट्रीय एकता और दूसरा छात्र अनुशासन। आपको इन्हीं हेडिंगों का प्रयोग करना है। ठीक है, ये सबसे पहले आपने लिखना प्रस्तावना, कि हमारी राष्ट्रीय एकता, इस प्रस्तावना ध्यान रखिए, प्रस्तावना आपने 2 से 3 पंक्तियां लिखनी है, न 2 से कम न 3 से ज्यादा। ठीक है, तभी जाकर के वो प्रस्तावना जैसी लगेगी। अगर आप 4-5 पंक्तियां लिख रहे हैं फिर वो प्रस्तावना नहीं रहेगी। याद रखिए, 2 से 3 पंक्तियां, 2 भी लिख सकते, 3 भी लिख सकते, 3 से 4 नहीं लिख सकते, 1 भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको 3 पंक्तियां लिखनी। दूसरा, ये जो हेडिंग है, ये 3 हेडिंगें जो है, ये आपने हेडिंग नहीं डालनी, ये आपने पहले विस्तार डालना है। विस्तार का मतलब होता है आप कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, विस्तार के अंदर ये 3 हेडिंगें होगी। ठीक है, विस्तार के अंदर आएंगे हेडिंगें, राष्ट्रीय एकता, अखंडता की आवश्यकता, राष्ट्रीय एकता का वर्तमान स्वरूप, राष्ट्रीय एकता, लास्ट में आएगा उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष, इसको निष्कर्ष भी कहा जाता है और प्रस्तावना को भूमिका भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसके अनुसार इसको लिखिए, तो आपके नंबर जो है कहीं नहीं जाएंगे, 8 नंबर आपके हाथ में होंगे। लेकिन अगर आप प्रस्तावना और उपसंहार का प्रयोग नहीं करते, सीधा गद्यांश जैसे लिखते, तो आपको 4 नंबर ही मिलने वाले, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो कहा वो करिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आपके क्षेत्र में बिजली संकट है,
पराये लोग बिजली चोरी करते हैं। इस संदर्भ में एक शिकायती पत्र विभाग के अधिकारी अधिशासी अभियंता को लिखना है। आपका काल्पनिक नाम का होगा, कोई भी हो सकता है। 4 नंबर का ये प्रश्न होगा। और इसका मतलब ये है कि शिकायती पत्र जो होता है ये होता है औपचारिक पत्र, यानी औपचारिक पत्र भी इसको कहते हैं। यानी किसी अधिकारी को दे रहे हैं तो आप इसमें जैसे हम प्रधानाचार्य जी को देते हैं वो ये वाला पत्र हो गया। सेवा में श्रीमान अधिशासी अभियंता अधिकारी महोदय स्थान का नाम, ठीक है। तो ये आपका आ गया औपचारिक पत्र, ठीक है। या ये नहीं आता आपको तो 4 नंबर का ये है अथवा का मतलब होता है अगर ये नहीं आता तो आप इसको भी लिख सकते हैं। आपका मित्र बोर्ड परीक्षा की मेरी सूची में प्रथम स्थान प्राप्त गया है, उसे बधाई पत्र लिखिए। काल्पनिक नाम। ये है अनौपचारिक पत्र जिसमें औपचारिकताएं नहीं होती है, सेवा में श्रीमान नहीं लिखा जाता है, इसको जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नांकित खंड का और खा में क्रियापद छांटकर भेद लिखिए। 1 गुणा 2 यानी 2 नंबर का हो जाएगा। का में दिया गया है छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अब कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये क्रिया लिखनी है आपने। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ये आपकी आ जाएगी सकर्मक क्रिया। अगर क्रिया के बारे में आपने विस्तृत से जाना तो हमारा सेशन जरूर देखिए, उसमें हमने 22 वीडियो बना रखी, संपूर्ण हिंदी व्याकरण हमने कंप्लीट करा रखी। आप उसमें अलग अलग पार्ट पढ़ सकते हैं जो आपको पूछा गया, यानी क्रिया से संबंधित जरूर होगा। आप क्रिया की वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि ये असमंजस जैसी स्थिति इसमें होती है, इसको समझ पाना आम बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है सकर्मक, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। छात्र विद्यालय जा रहा है, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कोई कर्म हो। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये विद्यालय जा रहा है, इसमें कर्म करना पड़ता है, चढ़ना पड़ रहा है, उसको थकान लग रही है, पसीना निकल रहा है, तो ये विद्यालय जाने में कर्म हो रहा है, अर्थात ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और दूसरा दे रखा है लता रो रही है, वो एक ही स्थान पे रो रही है, तो रोना अकर्मक क्रिया हो जाएगा, कर्म नहीं है, स्वाभाविक कर्म है, वैसा कर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हमारे रोना आ जाता है, हंसना आ जाता है, ये कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, लता रो रही है, ठीक है। यही आपने पहचाना है, पहचाने की ट्रिक हमने बता रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें हैं। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर गा होगा इसका यथा निर्देशम उत्तराद, यानी जैसे निर्देश है वैसे उत्तर। मोहन ने सफेद कमीज पहनी है। मोहन ने सफेद कमीज पहनी है, विशेषण छांट कर लिखिए। आपने विशेषण इसमें बताना है, तो विशेषण के परिभाषा आपने याद रखनी है, विशेषण के भेद याद रखने, कौन सा विशेषण इसमें है, तो सफेद जो है विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, नहीं सॉरी गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। ये गुण दिखाई दे रहा है, सफेद, काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, ठीक है, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये सब इसमें दिखाया जाता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा देखो नंबर घा, समय पर विद्यालय पहुंचा अन्यथा देर हो जाएगी। इसको समुच्चय बोधक बताना है इसमें। तो इसमें जो समुच्चय बोधक है ये अन्यथा जहां आता है, ये अन्यथा जो है ये समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब होता है दो पदों को जोड़ने वाले। एक पद है समय पर विद्यालय पहुंचो, नहीं तो देर हो जाएगी, दो पदों के। जो दो पदों को जोड़ता है वो समुच्चय बोधक होता है, अथवा इसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारा मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9634433139 आदि ये नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फ्री में पीडीएफ इसकी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। रामू ने एक घड़ी खरीदी, तो इसमें निषेधात्मक वाक्य में बदलिए, वाच्य परिवर्तन भी आता है, आप वाच्य परिवर्तन देख सकते हैं, हमने वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वाच्य परिवर्तन वाली वीडियो अवश्य देखिए क्योंकि इसमें भी आपको असमंजसता रहते हैं, इससे संबंधित आपको जरूर टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, तो उसको भी आप क्लियर कर दीजिए। रामू ने एक घड़ी खरीदी, तो इसमें हो जाएगा रामू ने घड़ी खरीदी होगी,
होगी, होगा, वो ये जैसे जहां आता है समझो वो निषेध बात है, जिसे निषेध कर रहा है। रामू ने एक घड़ी खरीदी होगी, क्या बनेगा? रामू ने एक घड़ी खरीदी होगी, निषेधात्मक वाक्य बन रहा है। नंबर खा है अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, इसको कर्तृवाचक में बदले तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, कर्तृवाचक में। पढ़ाई गई का मतलब होता है ये आ गया ये आत्मनेपदी में आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया कर्तृवाचक में, कर्तृवाचक यानी कर्ता का बोध जहां होता है तो उसमें आ जाएगा अध्यापक ने हिंदी पढ़ा, ठीक है। एक वचन आ जाएगा। गा में इसका आ जाएगा मैंने अपना पाठ याद कर लिया, कर्मवाचक में बदले मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अपना पाठ याद कर लिया यानी लिया वो कर्म गया, लेकिन कर्म हो रहा है, कर्म दिखाना है उन्हें, तो मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, ये इसका आ जाएगा, ठीक है। घा वाला देर का वह घर गया और सो गया, तो इसको क्या है सरल वाक्य में, ये थोड़ा मिश्रित वाक्य लग रहा है। वह घर गया और सो गया, तो इसको क्या लिखना? वह घर जाके सो गया, ठीक है। यह आ जाएगा सामान्य सा, वह घर जाके सो गया। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची है? नहीं है, तो पानी का जो पर्यायवाची नहीं हो जाएगा वो इसमें एक ही है, और वो क्या है? जरा गैस लगाइए, तो पानी आ जाएगा, ठीक है ना। पानी नहीं कहा जाता, पानी मतलब हाथ होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर खा की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का अर्थ छांट कर लिखो, तो सूर्य का अर्थ होता है अंशुमाली, ठीक है, अंशुमाली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश हमने पढ़ना है और उसके अनुसार उत्तर देने, दो प्रश्न पूछे गए होंगे, दो के उत्तर देने, 2 नंबर का एक होगा। प्रश्न पूछेगा या हमारे हरि हरिल की लकीर, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी फकीर। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुली ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो दिन की मन चकरी। तो इसके अनुसार आपने आपने अच्छे से आस करते हैं आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। हिंदी या भाषा से संबंधित जो भी विषय होते हैं उनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, वो उनके केवल भाव समझने होते। जरूर नहीं कि जो मैंने बताया वही सही है, जरूर नहीं कि जो आपके गुरु ने बताया वही सही है, जरूर नहीं कि जो आपकी गाइड में लिखा हुआ वही सही है, या जरूर नहीं कि जो आपकी किताब में लिखा हुआ सही है। आपने पाठ को कैसे समझा, आप उसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं वो भी जरूरी है, ठीक है। तो आप परिभाषित करना सीखिए, उसका उत्तर निकालना सीखिए, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है गोपियों द्वारा हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है, तो हारिल की लकड़ी जो है वो किसे क्या गया? तो हारिल की लकड़ी कही गई योग साधना को, ठीक है ना। जिस तरीके से मजबूत होती है योग साधना से व्यक्ति मजबूत बन जाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा है वो जरूर आप अपने भाव व्यक्त कीजिए। गोपियों को करुली ककरी की तरह क्या लगता है? करुवी ककरी की तरह क्या लगता है, ठीक है। तो गोपियों को कड़वी ककड़ी की तरह क्या लगता है, आपने इसका भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उक्त काव्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखें। ये जो है सूरदास के पद नामक पद से लिया गया है, ठीक है ना। सूरदास जी इसके लेखक होंगे और कवि होंगे, और सूरदास ये पद से लिया गया, ठीक है। दूसरा है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान, धूली धूसर तुमरे ये गात छोड़कर तालाब ने मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफा लिखा के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रह गए अनिमेष, ठीक है। तो ये कविता है, यह कविता जो है नागार्जुन द्वारा रची गई है, और यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता है ये, ठीक है।
कवि एवं कविता का नाम बता दिया, नागार्जुन द्वारा, और यह दंतुरित मुस्कान इसकी कविता का नाम है। मृतक में कौन जान डाल दे देती है? तो दंतुरित मुस्कान, छोटे बच्चे की जो मुस्कान है वो मृतक व्यक्ति के अंदर भी प्राण डाल देते हैं। मृतक में जान डाल देने का आशय से अभिप्राय है कि जो दुखी व्यक्ति है, जो कष्ट में है, ठीक है, उनके अंदर भी जो है छोटे बच्चे के चेहरे को देख करके, उसकी मासूमियत देख करके उसमें भी कहीं ना कहीं वो खुशी जो है वो प्राप्त हो पाती है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा उसे उस तरीके से प्रभाषित जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कारण कौन से तर्क दिए थे? ठीक है ना, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तुलसीदास जी का यह पाठ था, और तुलसीदास जी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था। ठीक है, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि परशुराम ने के क्रोध करने पर लक्ष्मण धनुष टूट जाने के कारण कौन से तर्क दिए थे, तो उसने क्या तर्क दिए थे वो भी आपने पढ़ा होगा। अब खार है इसमें प्रश्न नंबर। आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने का कवि का क्या आशय है? यानी स्मृति को पाथेय बनाना यानी उसको इस योग्य बनाना, तो उसका क्या तात्पर्य है, ये भी जरूर पढ़ा होगा। दो क्वेश्चन इससे कने, 2 नंबर का एक है। गांव देर का उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो वो कौन कौन से अर्थ है उत्साह के कविता के अनुसार जो बादल किन किन अर्थों में संकेत करते? ठीक है, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं? ठीक है, ये भी जरूर पढ़ा होगा आपने। और खादेर का इसमें लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, ये भी आपने, मैंने कहा ना कि आप अपने भावों को देखिए, आपने क्लास में क्या पढ़ा है, आप कैसे प्रभाषित करना चाहते हैं वो जरूर देखें। उसी प्रकार से यहां दे रखा है प्रश्न नंबर 10। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी आशा नहीं रखती, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते हैं। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों नहीं मांगते? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौटकर ही खाते। रास्ते पर खजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये का गद्य खंड दिया गया है। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इससे प्रश्न क्या पूछा? भगत जी प्रति वर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? ठीक है, तो ये आपने यहीं से पढ़ना है। गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे प्रतिवर्ष? गोविंद भगत जी, उन्हीं यहाँ लिखा है, वे हर वर्ष स्नान करने जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते थे, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। ठीक है, तो ये इसका आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। बाल गोविंद भगत की आस्था किस पर थी? तो बाल गोविंद भगत की जो आस्था थी वो किस पर थी? संत समागम और लोक दर्शन, उनकी जो आस्था थी ये इस पर थी। ठीक है ना। आगे दे रखा दूसरा पैराग्राफ। आग का आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला प्रेरणा एक कारण रहे। ठीक है, इसको याद नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न देखेंगे क्या बना हुआ। आप इसको जरूर ध्यान पूर्वक पढ़िए, एक नहीं 2 बार पढ़िए, क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको जल्दी कर रहा हूं तो मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जल्दी कर रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में 3 घंटे मिलते हैं और आपने इसको विशेष रूप से पढ़ना है। थोड़ा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी आपको विशेष देखना है। आग का आविष्कार किस प्रेरणा के कारण हुआ? तो आपने यहां देखना है, जहां आपको दिखा कि आग का आविष्कार, तो वहीं से आपने पढ़ना शुरू करना है। ये आग का आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा का एक कारण रही है।
सुई धागा के आविष्कार में, ये आपने यहां से लिखना, ठीक है। आग का आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा का कारण रही है, ये इसका आ जाएगा, ठीक है। क्या कारण हुआ, तो ये पेट की आग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, रात के तारों को देखकर न सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए। रात के तारों को देखकर न सो सकने का, तो यहां लिखा होगा, लेकिन वहां खुले आकाश के नीचे सोया रात को जगमगाते तारों को देखता है तो उनके केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव सुसंस्कृत निठल्ला है, ठीक है ना। ऐसा लगता, मतलब उसको देख करके, आसमान को देख करके जैसे हीरो जड़ा हुआ जो खजाना है वो आसमान पे बिखर दिया हो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने। 2 नंबर का एक होगा, ठीक है। बाल गोविंद की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा। नंबर खादिर का एक कहानी यह भी नामक पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते, लेखक फादरे बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया, ठीक है, इसको भी आपने पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी, ठीक है, 1 नंबर का ही होगा। और खा नंबर 13 का, इसमें सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको भी आपने विस्तृत रूप से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िए, 2 नंबर का होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के, ये प्रश्न जो है आपके, ये प्रश्न बने आपके कृतिका से, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। कृतिका से आपका 6 नंबर का प्रश्न बनेगा, पहले 9 नंबर का होता था, अब ये 6 नंबर का हो गया। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, आपने इसको पढ़ना। तो कृतिका भी जरूर पढ़नी, 6 नंबर के लाने अगर तो। लोंग स्टाफ में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। खा नंबर 13 का, माता का आंचल पाठ में आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था, तो ये भी है। गंतोक को मेहनत कश भाषाओं का शहर क्यों कहा जाता है, ये भी आप पढ़ा होगा। बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखे, तो ये भी आपने देखना है, ठीक है। अब हम चलते सीधे खंडवा पे, ठीक है ना। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा 3 प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन रचयत, ठीक है, कम से कम 25 नंबर का आपका यहाँ से बनेगा, इसको भी आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं, ठीक है, वही सिस्टम है जो ऊपर था। प्रतिदिनम अत्र संध्या वेलायां गंगा देव्या आरतिकस्य दृश्यम अति मनोहरम भवति। यदा जना पावन गंगे गंगाजले दीपार्पणं कुर्वन्ति संध्या वंदनं पुष्पार्चनं कुर्वन्ति तदा तत्र अद्वितीया ज्योतिष्मती शोभा विराजते। हरिद्वारं मंदिराणां महतः आश्रमाणां संगमं स्थाने अपि अस्ति। अत्र मनसा देवी मंदिरम, चंडी देवी मंदिरम, विल्लोकेश्वर मंदिरम, माया देवी मंदिरम, ब्रह्मकुंडम, कुशाव्रतम इत्यादि अनेकानि पौराणिकानि स्थलानि सन्ति, ठीक है, ये पैसेज दिया गया है, यानी गद्याखंड दिया गया है। इसे प्रश्न बनेंगे, पहला प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिए 3 प्रश्न आपने इसमें केवल करने हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 6 प्रश्न पूछे गए, 6 नंबर का होगा, ठीक है। कस्य दृश्यम अति मनोहरम, किसका दृश्य अधिक मनोहर है, तो किसका दृश्य मनोहर है, आरार्तिकम, गंगा देव्या आरार्तिकम, ठीक है ना, ये आपने लिखना है इसमें। संध्या वेलायां गंगा देव्या आरार्तिकम दृश्यम अति मनोहरम भवति। दूसरा दे रखा है, कदा तत्र अद्वितीय ज्योतिष्मसी शोभा विराजती, तो यहां दिया हुआ है कदा मतलब कब, कब जो है, तत्र मतलब वहां, अद्वितीय मतलब विश्वसनीय,
ज्योतिषमती विश्वसनीय ज्योति शोभा विराजते हैं। तो ये लिखना आपने, कदा का मतलब, कदा की जगह आ जाएगा यदा, मतलब जब, जना पावन गंगा जले दीपार्पणम कुर्वन्ति संध्या वंदनम पुष्पार्चनम कुर्वन्ति तदा आतर अद्वितीय ज्योतिषमती शोभा विराजते। यहाँ तक आपने इसको लिखना है, कहां से, यदा से लेकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बात दे के, जना कुत्र दीपार्पणम कुर्वन्ति, तो कहाँ करते दीपार्पण, गंगा जले दीपार्पणम, दीप कहाँ भा देते हैं, गंगा जल में। चौथे नंबर पर होगा हरिद्वारे कानी प्रमुख मंदिराणि स्थलानि सन्ति। तो हरिद्वारे जो है ये आपने लिखना है, यहाँ से, कहां से लिखना है, ये अत्र हरिद्वारे मनसा देवी मंदिरम, चंडी देवी मंदिरम, विश्व बिल्वकेश्वर मंदिरम, माया देवी मंदिरम, ब्रह्मकुंड मंदिरम, कुशाग्र व्रतम इत्यादि अनेकानि पौराणिकानि स्थलानि सन्ति। यहाँ तक आपको जो है ये फिलअप करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अधोलिखित पद्यांश पठिता दो प्रश्नों पूर्णान वाक्य ने उत्तर है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ करके, ऊपर तो पद्यांश और नीचे पद्यांश होगा, इसको आपने पढ़ करके आपने इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो उत्तर क्या, प्रश्न श्लोक क्या पूछा गया, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान देष्यति हसिष्यति पंक जाली इत्थं विचिन्तयति कोश गते दुप्रेक्षे हा हंत हंत नलिनी गज उज हारा। क्या कहा गया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 1 पूछा गया सुप्रभातम कदा भविष्यति, सुप्रभात कब होती है, तो कब होती है सुप्रभात, रात्रि गमिष्यति, जब रात चली जाती है तब सुप्रभात होती है। श्लोक का भावार्थ नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है, ठीक है, वीडियो जल्दी हो जाए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, पंकजाली कदा हसिष्यति, तो पंकजाली कदा हसिष्यति भास्वान देहि देष्यति, भास्वान देष्यति पंकजाली हसिष्यति, ठीक है ना। तीसरा देगा गजा कान उज्जहारा, तो नलिनी उज्जहारा, गजा नलिनी उज्जहारा, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए, बिना स्किप करे आप इसको देख रहे हैं, और वीडियो कैसे लग रही है आप एक कमेंट जरूर करें, आपका सेशन कैसा लग रहा है, और दूसरी वीडियो हमने कौन बनानी ये भी आप अपने विचार जरूर भी प्रेषित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, पठित पाठादितारं पाठाधारितान तीन प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूर्ण वाक्य में आपने इसको उत्तर देने हैं, ठीक है ना। पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर दीजिए। कस्य आंचले हरिद्वार नगरम शोभिते, किसके आंचल में हरिद्वार नगर शोभायमान है, ठीक है ना, ये आपने पाठ में पढ़ा होगा, इसकी भी हम चर्चा नहीं करेंगे। आपने विनोदिनी में जो पढ़ा है वो आपको देखना है, ठीक है। संपूर्ण विनोदिनी से ये प्रश्न पूछे गए, 2 + 2 + 2 + 6 क्वेश्चन का है, 6 नंबर का होगा, 2 नंबर का 1 होगा, 3 आपने करने। चौरा का प्रतिज्ञातम कृतवान, ये भी आपने पढ़ा होगा। कनकलम नगरी कस्य राजधानी अस्ति, ये भी आपने पढ़ा होगा। हिम पर्वत से पुत्री का आसित, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। हिमालय पर्वत की पुत्री कौन होती है, तो गंगा जमुना सरस्वती, जो भी आपने पढ़ी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, अद्य लिखितेषु शब्देषु यथोचितम शब्दम चित्वा केवलम 4 रिक्त स्थानानि पूर्यात्, 4 रिक्त स्थान आपने पूर्ण करने हैं इनको देख करके, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 नंबर का होगा केवल, ठीक है। शब्द सूची ये दे रखी है, लज्जा प्रभाती चंद्रगुप्त से सत्य मंदिराणाम निर्माण। पहला दे रखा है गंगा हिमालयात, क्या आएगा, गंगा हिमालयात पंचमी व्यक्ति का रूप है, हिमालय से जिसका चिन्ह होगा, प्रभाती यहाँ पर आ जाएगा, हिमालय से बहती है, ठीक है ना। दूसरा है चाणक्य मंत्री आसी, चाणक्य मंत्री कौन था, चाणक्य चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त का मंत्री था। गा दे रखा, इदम श्रुता चौरेशु उत्पन्ना, इदम श्रुता चौरेशु क्या होते, चौरेशु, इदम श्रुता चौरेशु उत्पन्ना लज्जा, यह सुनकर के
चोरों के मन में लज्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। गा पे दे रखा है हरिद्वारम नगरम अस्ति, तो हरिद्वारम मंदिराणाम, हरिद्वार मंदिरों का नगर है। गा है सर्वम प्रतिष्ठितम, तो सत्य सर्वतम प्रतिष्ठितम, सत्य सभी जगह पर विराजमान है। फिर दे रखा चा वाला, ऐसा हृदय भवती, यह हृदय है किसका, निर्मल का, पवित्रता का। निर्मलम अस्ति, यह हृदय निरंतर पवित्र है। याद रहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अधिलिखितेभ्य यथा निर्देशम केवलम चत्वारि प्रश्नानां लिखित उत्तर। चार प्रश्नों के उत्तर आपने देने, लेकिन कैसे, जैसे निर्देश दिए गए हैं। चारों प्रश्न अलग अलग होंगे, एक नंबर का एक प्रश्न होगा, चार प्रश्न करने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के चारों प्रश्न इसमें करने हैं, 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा का जो है संधिकृत, संधि करनी है। भोधन अना क्या हो जाएगा, तो आप अगर आपने संधि आपको ढंग से नहीं पढ़ी हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमने ट्रिक वाली संधि भी आपको समझा रखी है और विस्तृत रूप से भी आपको संधि समझा रखी है, और प्रश्न उत्तर कौन से पूछे जाते हैं वो संधि, संधि के 3 भाग हमने बता रखे, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे बोधनाना प्लस से पहले ओ हो और बाद में आ हो तो अयादि संधि होती है। ओ को अव आदेश हो जाएगा, क्या होगा, ओ को अव आदेश हो जाएगा। अब भाल आसे वाहल आसे भवना बन जाएगा, बोधनाना भवना बन जाएगा। और सदाधन एवं आ प्लस से पहले आ है बाद में ए है, और ए को अवृद्धि हो जाएगी, सदैव रूप बनेगा। ठीक है ना। क्या कौन संधि बताया हमने, यहाँ पर वृद्धि संधि और यहाँ पर अयादि संधि हमने इसको बताई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर खा पे, संधि विच्छेद करना। अभी हमने जोड़ा था, अब तोड़ना। स्वागतम तो सुधनागतम हो जाएगा, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ऊ को वा गुण हो जाएगा, स्वागतम बन जाएगा, यानी सुधन आगतम। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगतम बन जाएगा। नायक नय धना का, यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी, ए को आय आदेश हो जाएगा और नाय का रूप बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर गा की बात करते हैं। समास विग्रह कृत्वा समास नामोल्लेख्य, समास का नाम भी लिखना है। वाण विधा, वाण विधा, वाणस्य विधा, वाण विधा। ठीक है ना। वाण को भेजने वाला पुरुष है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, अभिभाव समास हो जाएगा, जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द होता है, तो दिनम दिनम प्रति हो जाएगा प्रतिदिन। ठीक है ना, अव्ययभाव। क्वेश्चन नंबर घा की बात करते हैं। अधोलिखित पदेभ्य उपसर्गान पृथक्त्वा लिखत। उपसर्ग अलग करके लिखे, तो यहाँ उपसर्ग क्या होगा, वी, ऐसा हमने इसको लिखना, वी धन हरति, वी धन हरति विहरति। अन्न धन अधिकारा अनाधिकारा, दीर्घ संधि यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना। अनुपसर्ग इसमें है, यहाँ वी उपसर्ग था, यहाँ अनुपसर्ग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर गांव की बात करें। कोष्ठ के प्रदेशेषु शब्देषु शुद्धम शब्दों से रिक्त स्थान आने पूरा शुद्ध शब्द पर करके आपने लिखने हैं। मानवम पुत्र बरह पुत्रवतः तारयंती, मनुष्य को पुत्र के समान कौन तारता है, पुत्र्या नहीं, पुण्या नहीं, वृक्षा तारयंती, वृक्ष तारते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दुखम बिना नए बोधा, दुख के बिना नहीं होता है ज्ञान, किसका, सुखस्य, सुख का बोध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित सब सूची चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोगम को 2 नंबर का होगा। वाक्य प्रयोग आपको करना है 4 शब्दों के। पुत्र, तो यहाँ पर क्या वाक्य प्रयोग क्या लिख सकते हैं, वो रामः कुत्र गच्छति। ठीक है ना, वो रामः कुत्र गच्छति। पठामि, अहम संस्कृतम पठामि। सन्ति, सर्वे वानरा सन्ति। वयम, वयम विद्यालयम गच्छामः, गच्छामः आएगा, मी नहीं आएगा। गच्छन्ति, सर्वे बालका विद्यालयम गच्छन्ति।
तुम्हें भी हिंदी में बनेगा, तुम्हें पुस्तक पढ़नी है, तुम्हें पुस्तकम पठ्यते, पठ्येति, ठीक है ना। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, 1 नंबर का 1 होगा। या ये नहीं आता तो आप इसको करिए, या तो अनुवाद बनाइए या अनुवाद कीजिए, 2 ही प्रकार का आ सकता है। जैसे यहाँ पर राम पत्र लिखता है, लिखती, रमा पत्र लिखते, रमा पत्रम लिखती। हम विद्यालय जाएंगे, वयम विद्यालयम गच्छामः, जाएंगे। मैंने पुस्तक पढ़ी, मय्या पुस्तकम पठ्यते, नहीं, पढ़ी अपठत, मय्यम पुस्तकम अपठत। तो कुल मिलाकर के ये 19 क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड बोर्ड द्वारा, जो ये पेपर दिया गया, ठीक है। आप कहीं के भी छात्र हैं, आप इसको आंसर आपको इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल पर नहीं है अभी तक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए। सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर दिए, इसको जरूर अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिए। कल हम इस पे जो है संस्कृत का पेपर आपको देने वाले हैं, उसके बाद हम दूसरा पेपर भी देंगे। शाम 7 बजे जरूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।